वेलकम। आप सभी का स्वागत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथ्स और इसमें आपको सिलेबस जो मिलने वाला है ठीक आपके सामने है। ये है आपका क्लास 11th मैथ का सिलेबस जिसमें सेट्स, रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्री एंड बहुत सारे चैप्टर्स आपके पास होंगे और सारे चैप्टर्स में आपको एक डिफरेंट टेस्ट देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पहला जो चैप्टर है ठीक वैसा ही दूसरा भी है। हाँ, एक दूसरे से कुछ कुछ हद तक रिलेटेड चैप्टर्स मिलेंगे, लेकिन आपको डिफरेंट स्पाइसेस, डिफरेंट टेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुल मिलाकर आपके पास जो है 15 चैप्टर्स, 16 चैप्टर्स रहेंगे और लास्ट आपका एज़ यूजुअल जैसे हमारे पास 10th में था प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स रहने वाला है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा सेट्स। ये सेट क्या होता है, आज से पहले हम सेट के बारे में नहीं जानते थे। इस क्लास 11th के बाद हम जब भी मैथ्स पढ़ेंगे तो हमें ये बार बार देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा, अरिथमेटिक पढ़ा और जियोमेट्री पढ़ा, ठीक वैसे ही जब आप मैथ्स आगे जाते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक नई ब्रांच देखने को मिलती है जिसका नाम है सेट थ्योरी। इस सेट थ्योरी के अंदर ही हम सेट पढ़ते हैं, यानी कि सेट थ्योरी का फंडामेंटल सेट से स्टार्ट होता है और जब आप बहुत बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको डिफरेंट थ्योरीज देखने को मिलेंगी। इस थ्योरी के पीछे, सेट थ्योरी के जो फाउंडर हैं हमारे, वो हैं जॉर्ज कैंटर। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अर्ली 1870s के अंदर जो है इसके बारे में जो है बात की है और उसके बाद इस पर काम भी किया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 और सबसे पहले ये जानेंगे कि जो सेट होता है वो होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सारे के सारे नोट्स साथ साथ बनाते चले। ये सारे नोट्स सीक्वेंस वाइज रहेंगे और इनका यूज़ आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी मैं जो करने वाला हूँ, मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डील करने वाले हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और किन पॉइंट्स को याद रख के आप इस चैप्टर की मास्टरी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये ध्यान रखिए कि एक वीडियो में पूरे का पूरा चैप्टर आना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 3 वीडियोस में या 2 वीडियोस में, जितने में भी कवर हो पाएगा, मैं इसको पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद आप जान जाएंगे कि सेट में एक्चुअली हम पढ़ते क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो होता है व्हाट इज़ अ सेट। तो सेट के बारे में बोलते हैं कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है सेट एक तरह की क्या होती है, कलेक्शन होती है और उसके अंदर जो भी चीज़ होंगी वो अपने आप में यूनिक होंगी और आने वाले हर एक चीज़ को हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो व्हाट इज़ अ सेट, सेट है क्या? तो सेट एक तरह की क्या होती है, कलेक्शन होती है जिसके अंदर सभी चीज़ें यूनिक होती हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन होती है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब भी यूनिक ही होता है, यानी उसके जैसा कोई और मौजूद नहीं है। सबसे पहले आप एक कलेक्शन बनाओगे। कलेक्शन में चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के, तो इट्स अ कलेक्शन। लेकिन अगर मैं उस कलेक्शन में हर एक सिक्के को यूनिक बना दूं, यानी अगर 1 रुपए का सिक्का है तो मेरे पास सिर्फ एक ही होना चाहिए, 2 रुपए का सिक्का भी सिर्फ एक ही होना चाहिए, तब जाकर वो यूनिक बनेगा। तो इसका मतलब सेट बनने के लिए किसी कलेक्शन के अंदर हर चीज़ का यूनिक होना मैंडेटरी होता है, ठीक है। लेकिन कई बुक्स, जो अगर आप डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ते हैं या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कलेक्शन को कई बुक्स के अंदर एग्रीगेट भी बोला जाता है। आप इसको क्लास भी बोल सकते हैं कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन, एग्रीगेट और अ क्लास। ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को आप मेंबर भी बोल सकते हो या फिर एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो अपनी डेफिनेशन आप खुद से तैयार कर सकते हैं। अ सेट इज़ अ क्लास ऑफ डिफरेंट यूनिक एलिमेंट्स।
आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कई जगह पे डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज किया जाता है कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। जैसे आप लिटरेचर पढ़ते हैं, आप ग्रामर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है। तो वैसे ही जब आप सेट थियरी पढ़ते हैं तो यहाँ पे सेट्स के साथ डील करने के लिए हमें कुछ रूल्स को ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं रूल्स? तो पहला रूल क्या है? रूल ना समझें इसको आप एक तरीके से क्या समझिए कि ये चीज़ें हमें मान के चलनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारे लिए एक डिसिप्लिन है कि इस डिसिप्लिन के अंदर रहकर ही हम जो है इनके साथ डील कर सकते हैं। तो पहला है कि एवरी सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी अगर आपको एक सेट बताना है तो उसको हमें कैपिटल लेटर्स से बताना पड़ेगा। रूल नंबर 2, मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड कैन नॉट बी रिपीटेड। जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि आप किसी भी सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स को हमें सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा, और उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट किया और उनको हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है। यही हमारा थर्ड पॉइंट है कि यूज कर्ली ब्रैकेट टू क्लोज द कलेक्शन। फोर्थ कहता है अ सेट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बोली। ये क्यों है? इसका मतलब है कि अगर आपने एक कलेक्शन बनाया और उस कलेक्शन के अंदर हर एक एलिमेंट यूनिक भी है, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ जब तक ना हो जाए तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी सेट जो है हर एक आदमी के लिए सेम होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक साल में 12 महीने हैं तो आप जो है बनाइए इसका कलेक्शन, तो आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 12 महीनों के नाम का कलेक्शन बना दोगे। तो दुनिया में अगर मैं कहीं भी चला जाऊँ जो कि इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो वो हर एक शख्स जो है 12 महीनों की ही सेम कलेक्शन बनाएगा। दैट मीन्स इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। फिफ्थ है कि इफ अ मेंबर और एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ सेट वी से दैट इट बिलोंग्स टू द सेट। ठीक है, अगर कोई मेंबर किसी सेट में मौजूद है तो हम कहेंगे इट बिलोंग्स टू, लेकिन अगर वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे डजंट बिलोंग्स टू द सेट। अब ये सुनने में काफ़ी फनी सा लगता है कि सर जब बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू ही बोलेंगे, लेकिन ये मैंने क्यों बताया वो आगे पता चलेगा। तो अगर एक मेंबर एक कलेक्शन में या एक सेट में है तो इस सिंबल का यूज़ करेंगे और हम इसे पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। लेकिन अगर वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो इसी को हम ऐसे डायगोनली कट करके इसको रीड करते हैं डजंट बिलोंग्स टू। इसका यूज़ आपको आने वाली एक्सरसाइजेज में बहुत हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि एक सेट दिखता कैसा है। देखिए, पहला रूल था कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो ए सेट का नाम है, यानी ये है सेट ए, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए करली ब्रैकेट्स यूज होंगे। दीज आर कॉल्ड करली ब्रैकेट्स। और इस करली ब्रैकेट के अंदर ये जो कुछ भी सेपरेट किया है मैंने कॉमा से, ए ई आई ओ यू, इनको बोला जाता है मेंबर्स ऑफ द सेट। तो आप एक बात बताइए, क्या ए इस सेट ए में प्रेजेंट है? यस, वो प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्या इसमें कहीं पे y प्रेजेंट है क्या? तो इसमें आप कहीं भी देखो y प्रेजेंट नहीं है, तो आप लिखेंगे y डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। इसी वजह से मैंने फिफ्थ पॉइंट लिखा था यहाँ पे। तो वैसे ही आप सेट बी देखिए, इसमें आपके पास क्या है 2 5 7, कोई भी रिपीट पे नहीं है। ऐसे ही आप ए स्टार वाला देख लीजिए, कोई भी रिपीट पे नहीं है, और ऐसे ही सी वाला देख लीजिए, कोई भी रिपीट पे नहीं है। यानी कि ये सारे की सारी कलेक्शंस सेट बनाती हैं। कुछ सेट स्टैंडर्ड होते हैं जो आप पहले से पढ़ते हुए हैं। तो आपके पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो इंटीजर्स का सेट है, और जो आपका रियल नंबर है एंड रैशनल नंबर, ये कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं जिनको इन्हीं लेटर से डिनोट किया जाता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि कई बार हम जो है जब सेकंड चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पे आर में कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वहाँ रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं और रियल नंबर को भी आर से डिनोट करते हैं। तो एक छोटा सा फ़र्क देखना कि जो रिलेशन का आर होगा वो नॉर्मल आर होगा, जबकि जो आपके पास रियल नंबर का आर होगा वो थोड़ा सा बोल्ड आर होगा, थोड़ा डार्क आर होगा। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए
आपके पास दो तरीके होते हैं। जो पहला है उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। इसके दो और नाम होते हैं। इसको जनरली हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या रोस्टर मेथड बोला जाता है, और कई बुक्स के अंदर इसे टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। दूसरी जो होती है उसे सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है, और इसका कोई अदर नेम हम नहीं जानते हैं और ना ही इसके अंदर इसको कुछ और बोला जाता है। फिलहाल कौन सी लिस्टिंग मेथड होती है, रोस्टर फॉर्म होती है, या कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, कैसे डिस्टिंग्विश करें, ये भी बताता हूँ। अगर मैं एक सेट एस लेता हूँ और एलिमेंट्स को या मेंबर्स को इस तरीके से दिखाता हूँ जिसमें मेंबर्स कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं, तो इस तरीके से सेट को लिखना हमारा रोस्टर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड कहलाता है। जबकि अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखूं कि x, ये जो कॉलन लगा हुआ है इसको पढ़ेंगे सच दैट, ठीक है, तो x सच दैट x इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर वेयर द वैल्यू ऑफ x इज रेंजिंग बिटवीन 0 यानी 0 से ग्रेटर है एंड लेस देन क्या है 10। तो अगर आप इसके ऊपर इस प्रॉपर्टी को पढ़ के एक सेट का डेवलप करते हैं, एक सेट को डेवलप करते हैं, तो आपको यही चीज़ मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एलिमेंट्स को डायरेक्ट कॉमा से सेपरेट करके लिखता हूं तो इसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। लेकिन अगर मैं सारे एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी लिख दूं जिससे मैं उस सेट को डेवलप कर सकूं, तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म। इंसानों ने अपने अपने टाइप बना लिए, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई एम्बीवर्ट है। ठीक इसी तरीके से हमारे सेट्स के भी बहुत सारे टाइप बनते हैं, जिनमें आपके जो टाइप्स हैं, पहला है एम्प्टी सेट जिसको नल सेट भी बोला जाता है। दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फिर है इक्विवेलेंट सेट्स, देन इक्वल सेट्स, सबसेट एंड सुपरसेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट। आज की वीडियो में जो हमारा लास्ट रहेगा वो है कार्डिनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। तो कई लोग इसको स्किप भी कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप नहीं करनी है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में सीखेंगे, तो कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है। तो इसमें क्या बोला, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट। देखिए, इनफाइनाइट सेट के अंदर हम ये नहीं बता सकते कि कितने मेंबर्स हैं, तो जब हम मेंबर्स ही नहीं बता सकते तो कार्डिनल नंबर भी नहीं निकाला जा सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे फाइनाइट लिखा है। तो दोबारा पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। इसको एन ए से डिनोट करते हैं, या कई बार इसको जो है मॉड ए से भी डिनोट किया जाता है। ये मैंने क्यों लिखा, देखिए मान लीजिए आपके पास एक सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6, तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है 6। तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो हो जाएगा 6, यानी जितने मेंबर होते हैं वही उसका कार्डिनल नंबर होता है, और उसे हम जनरली एन ए से डिनोट करेंगे। ए ब्रैकेट के अंदर वही आएगा सेट जिसकी हम कार्डिनैलिटी निकाल रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।